आली जनाब इज़्ज़त महाब मोहतरम हाजी अरशद खुर्शीद साहब, मोहतरम अलीमुल्लाह भाई, साजिद खान साहब, मौलाना सलीम अहमद सिराजी साहब, करीम भाई, हज़रत अली भाई, अब्दुल हमीद साहिल भाई, अमजद खान साहब, अब्दुल्ला चौधरी साहब, शकील भाई और सम्मानित मंच, मैं आपके और मेहमानों के बीच में बहुत ज़्यादा हायल होने के बजाय मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस मशगूल शहर में रहने के बावजूद अपनी हज़ार मशगूलियत और अपने कामों को छोड़ करके आप हमारी पार्टी के उम्मीदवार के इस्तकबाल में या उनकी हिमायत में यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मंच से मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया के साथ साथ पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक आध बात जो मैं इस मंच के हवाले से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, हमारे पूर्व जो वक्ता आए उन्होंने आपको बताया इलेक्शन की अहमियत क्या होती है और वोट की ताकत क्या होती है और हमारे लिए वोटिंग करना ज़रूरी क्यों होता है। ये सारी बातें आपके सामने आ गई। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कभी कभी होता ये है कि एक आदमी इलेक्शन जीत रहा होता है, बहुत गौर से आप इस बात को समाअत फरमाएं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक आदमी इलेक्शन जीतने के करीब होता है, लेकिन कुछ दूसरे लोगों को अपनी इज्जत दांव पर लगते दिखाई देती है और अपनी सियासत की कश्ती डूबते हुए नजर आती है। बस अपनी अना की खातिर और अपनी कश्ती को बचाने के लिए ऐसे लोग कौम व मिल्लत का सौदा करके और जीतने वाले आदमी को हरा देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं, मुअद्दबाना दरखास्त, कि अगर इस बार कोई ऐसी शख्सियत आपके सामने आए, कितनी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, आपके घर का क्यों ना हो, आपका दोस्त क्यों ना हो, एक जीतती हुई शख्सियत को अगर वो हराने के लिए, अपनी सियासत सिर्फ बचाने के लिए, वो चाहे कि भले भाजपा जीत जाए लेकिन इस आदमी को ना उठने दो, नहीं तो हमारी सियासत डूब जाएगी। कोई भी आपका यार दोस्त, आपके घर का, आपका रिश्तेदार अगर इस तरह से अरशद खुर्शीद साहब की जीत के बीच में दीवार बन के खड़ा होता है, तो मेरे भाइयों 5 साल पहले जो हम लोगों ने धोखा खाया था, मैं आजिज़ी के साथ आपसे दरखास्त करता हूं कि वो धोखा ना खाएं। अगर आपने 5 साल पहले किसी के बहकावे में आके आप धोखा ना खा गए होते, तो आज अरशद खुर्शीद साहब आपके इस मंच पर बहैसियत उम्मीदवार नहीं बल्कि बहैसियत एक विधायक बैठे होते हैं। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना जरूरी समझता हूं कि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि उनको बहकाया ये जाता है कि भाई लड़ाई तो सिर्फ भाजपा और समाजवादी पार्टी की है। बहकाया जाता कि नहीं बहकाया जाता है? इसलिए अगर हम लोगों ने अपना वोट किसी और पार्टी को दे दिया, सपोज कांग्रेस के उम्मीदवार को, तो फिर भाजपा जीत जाएगी। ये धमकाया, ये डराया जाता है और इस तरह की का बहकावा आपके दिल में डाला जाता है। मेरे भाइयों, इस तरह अगर कोई आदमी बहकाए तो बहकावे में ना आइए। यकीन जानिए कि जिस सीट पर आप
आपके वोट की भीख मैं मांग रहा हूं अरशद खुर्शीद साहब के लिए। उस सीट पर समाजवादी और भाजपा की लड़ाई नहीं, बल्कि उस सीट पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की है। इसलिए आप इस धोखे में, इस मुगालते में न पड़े कि आप लोग कांग्रेस को वोट दोगे तो भाजपा निकल जाएगी। नहीं, अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, आपने सपा और बसपा को वोट दे दिया, तो यकीन जानिए कि भाजपा निकल जाएगी। पोजीशन यह है मेरे भाइयों। समाजवादी पार्टी की बड़ी मोहब्बत दिल में लोगों को बैठाई जाती है। ऐसा लगता है कि ये यहां सब मुसलमान बैठे हैं, इसलिए ये बात मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी जैसे कोई इस्लामी पार्टी और मुसलमानों की पार्टी को। एक चीज मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि समाजवादी पार्टी के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट के अंदर एनआरसी का कानून आया, वो बिल लाया गया एनआरसी का कानून पास करने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने मुखालफत की। क्यों? इसलिए कि अगर एनआरसी का कानून बन गया तो फिर सारे लोगों के गर्दनों पे तलवार लटकती रहेगी कि कब आपको देश से निकाल दिया जाए। और ये मैं कोई डराने वाली बात नहीं कर रहा हूं। आसाम में मुख्यमंत्री रही एक खातून सईदा खान, जो आसाम में कभी मुख्यमंत्री थी कांग्रेस पार्टी की, आज वो जेल में पड़ी है क्योंकि वो अपना कागज प्रूफ नहीं कर सकी। जब मुख्यमंत्री नहीं अपने आप को बचा सकता है, तो अगर एनआरसी का कानून पास हो गया तो बताइए कि आप और हम कैसे बच पाएंगे। ये कोरोना की बीमारी ना आ गई होती तो आज हर आदमी कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाता हुआ फिरता और एनआरसी अब तक लग गया होता। जब ये एनआरसी का कानून बनाया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी ने, जो अरशद खुर्शीद की पार्टी है, मेरी पार्टी है, आपकी पार्टी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पार्टी है, मेरे भाइयों, इस पार्टी ने एनआरसी का विरोध किया, उसकी मुखालफत की, वोटिंग हो गई। लोकसभा में तो भाजपा की बहुत बड़ी अक्सरियत, बहुमत थी, वहां पास हो गया। राज्यसभा में उनकी अक्सरियत नहीं थी, 5 वोट घट रहा था और ऐसा था कि एनआरसी का कानून नहीं बन पाएगा, वो खतरा हमारे और आपके सर से टल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जिस दिन राज्यसभा में वोटिंग हुई, समाजवादी पार्टी के जितने मेंबरान पार्लियामेंट थे, राज्यसभा के मेंबरान, उन लोगों ने गैर हाजिरी कर ली और गैर हाजिरी करके मोदी का सपोर्ट किया, इनडायरेक्ट सपोर्ट कर दिया और एनआरसी का कानून बन गया। मेरे भाइयों, वो कानून बनने के बाद आज आपके गर्दन पे वो तलवार लटक रही है। आप अपना कागज दुरुस्त कीजिए, नहीं तो जब भी ये लागू होगा तो आपको देश से निकलना पड़ेगा या आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो ये एनआरसी का कानून फेल हो जाता, कांग्रेस इसको फेल करवा रही थी, लेकिन इसको बनवाया किसने? इसी समाजवादी पार्टी ने गैर हाजिरी करके और एनआरसी कानून बनने का मौका दे दिया। इसलिए मेरे भाइयों, लंबी बात नहीं करना चाहता, किसी के बहकावे में ना आइए और ये इस चक्कर में ना रहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है इसलिए उसी का को वोट दे दो। आप अरशद खुर्शीद की तरफ देखिए, आप इनको जिताइए और इटवा का समीकरण, मैं यकीनी तौर पे ये कह सकता हूं कि इटवा का जो समीकरण, इटवा का जो माहौल इस वक्त है, इस माहौल में इंशाअल्लाह अरशद खुर्शीद को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त यह है कि आपका एक एक वोट जाकर के पोल होना चाहिए। अगर आप अपने दिल में ये तमन्ना रखते हैं कि अरशद खुर्शीद साहब विधायक हो जाएं, लेकिन वो दिल की तमन्ना दिल ही में रहे और वहां जाकर के आप वोटिंग ना करें या उसके लिए मेहनत ना करें, उनको वोट ना दिलाएं, तो आपकी तमन्ना उसी दिल में दफन होकर के रह जाएगी। एक आप हर आदमी सोचता है, अरे ये वोट से क्या होता है, एक वोट की क्या कीमत होगी। बात लंबी होती जा रही है, मैं जरा सा